विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम बीए पार्ट थर्ड के पेपर सेकंड को पढ़ रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंध। पिछले पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अध्ययन के उपागम मतलब अप्रोचेस या दृष्टिकोण, और हमने उसमें आदर्शवादी दृष्टिकोण को पढ़ा था, जो राज्य को कैसा होना चाहिए उसके बारे में कल्पना करता है विश्व की में शांति की। और फिर हमने इसकी समालोचना पढ़ी थी, और दूसरे पढ़ा था यथार्थवादी दृष्टिकोण, जो शक्ति और सत्ता की बात करता है। आज हम पढ़ेंगे व्यवस्था उपागम, और ये सिस्टम अप्रोच जो है वो क्या है, इसको हम पढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में व्यवस्था शब्द तीन अर्थों में प्रयोग होता है। पहले अर्थ में व्यवस्था का अर्थ होता है अंतर्राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं का ऐसा विन्यास जिसमें परस्पर क्रियाएं स्पष्ट रूप से पहचानी जा सकती हैं। व्यवस्था का दूसरा अर्थ है विशेष विन्यास, जिसमें स्वयं विन्यास का स्वरूप ही राज्यों के व्यवहार की व्याख्या करने में सबसे महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है। तीसरे अर्थ में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन में विशेष प्रकार की प्रवृत्तियों के प्रयोग को व्यवस्था कहते हैं। तो पहला अर्थ अंतर्राष्ट्रीय वास्तविकता का दिग्दर्शन कराता है। जेम्स रोजिने ने इसी अर्थ में व्यवस्था सिद्धांत का प्रयोग करते हुए इसे वर्णन का एक तरीका माना है। दूसरा अर्थ अंतर्राष्ट्रीय वास्तविकता की व्याख्या करता है। केनेथ बोल्डिंग और चार्ल्स मैक्लेलैंड ने इसी अर्थ में व्यवस्था सिद्धांत का प्रयोग करते हुए अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के मुख्य घरों की व्यवस्था करने का प्रयत्न किया है। और तीसरा अर्थ अंतर्राष्ट्रीय वास्तविकता का विश्लेषण करता है। प्रणाली के रूप में व्यवस्था का अभिप्राय एक ऐसे विशिष्ट दृष्टिकोण से है जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की विस्तृत आधार सामग्री में सैद्धांतिक व्यवस्था लाना चाहता है। जॉर्ज लिस्का और आर्थर ली बर्न्स ने ऐसे ही विशिष्ट दृष्टिकोण विकसित कर उन्हें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर लागू किया है। अब इसमें मार्टिन कैपलान जो है उसका अंतर्राष्ट्रीय राजनीति व्यवस्था सिद्धांत, ये परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। अब मार्टिन कैपलान क्या कहते हैं? शक्ति राजनीति की धारणा को स्वीकार करते हुए कैपलान का अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था दृष्टिकोण कई सैद्धांतिक मान्यताओं पर आधारित है। पहली मान्यता है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पद्धति व्यवस्था के अंतर्गत व्यवहारों के कुछ विशेष और आवर्तनीय समुच्चय का अस्तित्व है। दूसरी मान्यता है कि ये व्यवहार समुच्चय जो पैटर्न है इसका रूप इसलिए धारण करते हैं कि इस समुच्चय के विभिन्न तत्वों में घनिष्ठ आंतरिक संबंध होता है और इससे अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय आवश्यकताओं की समान रूप से पूर्ति होती है। तीसरी मान्यता है अंतर्राष्ट्रीय व्यवहारों के समुच्चय अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भाग लेने वाले लोगों और संस्थाओं के चरित्र और विशेषताओं को प्रतिबिंबित करने के साथ ही न्याय उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों की विशेषताओं को भी प्रतिबिंबित करते हैं। चौथी मान्यता है अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार कई तत्वों जैसे सैनिक और आर्थिक क्षमता, संचार तथा सूचना, तकनीकी परिवर्तन, जनसांख्यिकी परिवर्तन आदि तत्वों से संबंध रहते हैं और इनके संबंधों को दर्शाया जा सकता है। अब कैपलान जो है वो एक मॉडल की बात करता है और ये 6 प्रतिमान जो है मॉडल उनकी कल्पना करता है। पहली बात आती है वो है शक्ति संतुलन व्यवस्था। शक्ति संतुलन में 2 प्रकार के कार्यकर्ता होते हैं, एक्टर्स, एक आवश्यक, दूसरा लघु। महत्वपूर्ण आवश्यक राष्ट्रीय कार्यकर्ता है जैसे अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, चीन। लघु कार्यकर्ता कौन है? छोटे छोटे देश हम जोड़ सकते हैं। कैपलान के अनुसार शक्ति संतुलन व्यवस्था के 6 अपरिहार्य नियम हैं। पहला है प्रत्येक आवश्यक कार्यकर्ता को अपनी क्षमता बढ़ानी चाहिए, लेकिन युद्ध के बजाय समझौते का सहारा लेना चाहिए। इंक्रीज कैपेबिलिटीज बट नेगोशिएट रादर देन फाइट। दूसरा है यदि समझौते के कारण आपकी क्षमता बढ़ाना कठिन है तो युद्ध का सहारा लेना चाहिए। फाइट रादर देन फेल टू इंक्रीज कैपेबिलिटीज। तीसरा है किसी आवश्यक कार्यकर्ता को समाप्त करने के बजाय युद्ध बंद कर देना ज़्यादा अच्छा उपाय है। मतलब दूसरे देश को बिल्कुल नहीं ख़त्म कर देना चाहिए। स्टॉप फाइटिंग रादर देन एलिमिनेट एन एसेंशियल एक्टर। चौथी बात अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के भीतर यदि कोई विशेष कर्ता या कर्ताओं का एक विशेष संविध कोएलिशन स्थापित करना चाहे
या उसमें सफलता प्राप्त करे तो उसका विरोध करो। फिर है, यदि कोई कर्ता या कर्ताओं का समूह अधिराष्ट्रीय सुपरनेशनल सिद्धांत का पोषण करे तो उसे वैसा न करने के लिए बाध्य करो। पराजित और अवरुद्ध आवश्यक राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं को व्यवस्था में फिर प्रवेश करने देना चाहिए और सभी आवश्यककर्ताओं को सहयोगी मानना चाहिए। तो शक्ति संतुलन वाली अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, इसके कुछ पतन के कारण है। पहला है सशक्त प्रतिकूलगामी डिसिडेंट कर्ताओं का अंत, अनुकूलगामी नॉन डिसिडेंट सदस्यों द्वारा प्रतिकूलगामी सदस्यों के खिलाफ यथोचित कदम उठाने में विफलता, साम्यवादी गुट और अंतर्राष्ट्रीय पैमानों पर संगठित राजनीतिक संगुट का उदय। अब इसमें मार्टिन कॉपलान शक्ति संतुलन के परिवर्तन में द्विध्रुवीय व्यवस्था की बात करता है। वो दो रूप बताते हैं, बाइपोलर सिस्टम जिसे हम बात करते हैं। एक है शिथिल और दूसरा है दृढ़। शिथिल मतलब लूज बाइपोलर सिस्टम। शक्ति संतुलन वाली व्यवस्था की व्यवहार में स्थापना नहीं हो सकती। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शक्ति संतुलन की व्यवस्था धीरे धीरे शिथिल होती गई। महाशक्तियों के चारों ओर लघु शक्तियों और निर्गुण राज्यों का समूह बनने लगा। निर्गुण राज्यों को एक गुट न होने के कारण बड़ी बड़ी दो ही शक्तियाँ थीं। तो ये व्यवस्था शक्ति संतुलन व्यवस्था से कई अर्थों में भिन्न है। जैसे पहला, शक्ति संतुलन व्यवस्था में संतुलन की भूमिका मूलतः विभिन्न राष्ट्रों को एकीकृत करने की भूमिका थी, जिससे एक गुट को आधिपत्य जमाने से रोका जाए। जबकि शिथिल द्विध्रुवीय व्यवस्था में क्या होता है, एकीकरण की भूमिका वास्तव में समझौता कराने की भूमिका है। इस भूमिका को अदा करने वाला कर्ता, जैसे निर्गुट राष्ट्र मान लें, किसी गुट का सदस्य न होकर प्रतियोगी गुटों में समझौता कराता है। तो ये शिथिल द्विध्रुवीय व्यवस्था आती है। अब है दृढ़ द्विध्रुवीय व्यवस्था। दृढ़ द्विध्रुवीय व्यवस्था एक तरह से शिथिल द्विध्रुवीय व्यवस्था का रूपांतरित रूप है। इसमें जो गैर गुटीय तटस्थ या निर्गुट राष्ट्र हैं उनका लोप हो जाता है, महत्वहीन हो जाते हैं, और दो जो राष्ट्र होते हैं, दो एक्टर जो कहते हैं हम, वो बहुत शक्तिशाली होते हैं और वही गुट बना लेते हैं। नेक्स्ट बात आती है विश्वव्यापी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, यूनिवर्सल इंटरनेशनल सिस्टम। इसमें एक शिथिल द्विध्रुवीय व्यवस्था में आवश्यकताओं के प्रकारों का विस्तार करने से बनता है। इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे एक विश्वव्यापी कर्ता इतना शक्तिशाली हो जाता है कि वो राष्ट्रीय कर्ताओं के मध्य होने वाले युद्ध को रोक लेता है। इसमें राष्ट्रीय कर्ताओं का व्यक्तित्व बना रहता है और वे अधिकतम शक्ति का प्रयत्न भी करते हैं। राष्ट्रीय कार्यकर्ता अपने उद्देश्य विश्वव्यापी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के ढांचे के भीतर ही सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं। तो वास्तव में विश्वव्यापी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था एक अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक व्यवस्था की उप व्यवस्था है, किंतु ये उपव्यवस्था परिसंघात्मक कॉन्फेडरेशन किस्म की होती है। अब है सोपानीय अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था। सोपानीय व्यवस्था भी एक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था है। इसमें संगठन के भौगोलिक तत्वों की अपेक्षा प्रकार्यात्मक तत्व अधिक सुदृढ़ होते हैं और एक विश्वव्यापी कर्ता संपूर्ण विश्व को समेट लेता है, एक राष्ट्र बाहर रह जाता है। अब है छठा और लास्ट, इकाई वीटो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था। इकाई वीटो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का अर्थ है कि हर राज्य के पास अपने विरोधी को नष्ट करने की क्षमता रहती है। इसमें सभी कर्ताओं की क्षमता लगभग समान होती है। यदि एक कर्ता दूसरे पर आक्रमण कर विजयी बनना चाहता है तो उसे भी नष्ट किया जा सकता है। इस व्यवस्था में सभी कर्ता अपनी सुरक्षा के लिए अपनी सामर्थ्य पर निर्भर रहते हैं और ये व्यवस्था पारस्परिक धमकी पर आधारित है। इकाई वीटो व्यवस्था तभी स्थायी रह सकती है जब सारे कर्ता धमकियों का मुकाबला करने को तैयार रहें और इससे स्वयं को भी नष्ट होने का खतरा हो। जैसे वर्तमान में मान लीजिए चीन और भारत के बीच में तनाव है, लड़ाई होती है, तो चीन के पास भी एटम बम है, भारत के पास भी है। बीच में अमेरिका आता है तो उसके पास भी एटम बम है। तो आप देखेंगे, आप एक दूसरे के ऊपर बम गिराएंगे तो आप भी ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए ये इकाई वीटो के रूप में केवल धमकी की व्यवस्था मानी जा सकती है। अब मार्क्सवादी दृष्टिकोण को हम पढ़ते हैं। मार्क्सवादी दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समग्र दृष्टि से संपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के संदर्भ में समझने का प्रयास करता है।
ये राजनीति को वैश्विक स्तर पर वर्ग संघर्ष के रूप में देखते हैं और वो कहते हैं पूंजीवादी देश निर्धन देशों का शोषण करते हैं और अपने न्यस्त राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा के लिए युद्धों तथा विस्तारवाद की नीति अपनाते हैं। इस व्यवस्था के समाधान के लिए दुनिया के सभी मजदूर, जिनका कोई देश नहीं होता एक, जो केवल अपने वर्ग से संबंधित होते हैं, संगठित हो जाएं, पूंजीवाद और उससे संबंधित सभी बुराइयों को उखाड़ फेंकें। इस दृष्टिकोण का तात्कालिक उद्देश्य है पूंजीवाद का अंत और अंतिम उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक साम्यवादी समुदाय का निर्माण करना, जिसमें पूंजीवादी व्यवस्था की बुराइयां, शोषण, आर्थिक विषमता, विस्तारवाद और युद्ध ना हो। ये लेनिन ने इसे शुरू किया और 1917 में रूस में घटित समाजवादी क्रांति के बाद इस विचारधारा की लोकप्रियता बढ़ी। तो मार्क्स का दृष्टिकोण जो है वो कहता है कि विश्व एक भौतिक जगत है और उसमें घटनाएं और वस्तु एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। भौतिक जगत में परिवर्तन होते रहते हैं, इसलिए सामाजिक जीवन में भी परिवर्तन होते हैं और ये परिवर्तन भौतिक परिस्थितियों के कारण होते हैं। फिर मार्क्स कहता है वर्ग संघर्ष एक सामाजिक परिवर्तन का माध्यम है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में वो कहता है कि अभी तक अभिवूर्त समस्त समाज का इतिहास वर्ग संघर्षों का इतिहास रहा है। पूंजीवादी युग में दो वर्ग होते हैं, पूंजीवादी या बुजुर्गा तथा श्रमजीविका या सर्वहारा। तो पूंजीवादी समाज का सबसे उत्पीड़ित वर्ग होने के साथ साथ सर्वहारा सर्वाधिक क्रांतिकारी वर्ग भी होता है। मजदूर वर्ग का संघर्ष क्रांति का रूप लेता है, जिसमें सर्वहारा वर्ग बुर्जुआजी को सत्ताच्युत कर अपना प्रभाव स्थापित कर लेगा। मार्क्सवादी दृष्टिकोण के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय समाज भी अमीर और गरीब, विकसित विकासशील राज्यों में विभाजित है। अमीर देश कौन है? जो विकसित और शक्तिशाली है, जिनका आर्थिक शक्ति पर अधिकार है, और विपरीत गरीब देश कौन है? पिछड़े हुए या विकसित, जो अमीर देशों के द्वारा शोषित हैं। फिर पूंजीवादी देश आपसी कलह और संघर्ष में रहते हैं, लेकिन गरीब तथा विकासशील देशों पर नियंत्रण रखने के लिए एकजुट हो जाते हैं। तो आर्थिक शक्ति की सर्वोपरिता का तर्क संगत परिणाम आर्थिक शक्ति युक्त वर्ग का प्रभुत्व की अवस्था से होता है। तो मार्क्सवादी सिद्धांत पर जब हम विचार करते हैं तो वो कुछ अवधारणाओं पर बल देता है। पहली बात आती है सर्वहारा अंतर्राष्ट्रीयवाद। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में मार्क्सवाद सिद्धांत सर्वहारा अंतर्राष्ट्रीयवाद पर आधारित है, जो स्वयं विश्व स्तर पर श्रमिकों की एकजुटता के सिद्धांत पर जोर देता है। इसके अनुसार मजदूरों का कोई देश नहीं होता है। सर्वहारा की मुक्ति के लिए संगठित कार्रवाई अपेक्षित है और एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति द्वारा शोषण तब खत्म हो जाएगा जब एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र का शोषण खत्म कर देगा। दूसरी बात आती है राष्ट्रीय आत्मनिर्णय का अधिकार। मार्क्सवादी राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के सिद्धांत का समर्थन करते हैं। उनके अनुसार उपनिवेशवाद समाप्त होना चाहिए और दुनिया के सभी देशों को अपनी राजनीतिक व्यवस्था निर्धारित करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। तीसरी बात शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। मार्क्सवादी शांतिपूर्ण सह अस्तित्व पर जोर देते हैं। उनके अनुसार सभी राष्ट्र राज्यों को किसी देश की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था की आलोचना किए बिना शांतिपूर्ण ढंग से रहना चाहिए। चौथा है साम्राज्यवाद संबंधी मार्क्सवादी अवधारणा। साम्राज्यवाद संबंधी मार्क्सवादी सिद्धांत इस बौद्धिक विश्वास पर आधारित है कि प्रत्येक राजनीतिक घटना आर्थिक तथ्यों का दर्पण है, जो कि वास्तव में मार्क्सवादी विचारधारा का आधार है। साम्राज्यवाद रूपी राजनीतिक घटना उस आर्थिक व्यवस्था की उपज है जिसे हम पूंजीवाद कहते हैं। काटस्की अथवा हिलफर्डिंग जैसे उदारवादी मार्क्सवादी साम्राज्यवाद को पूंजीवाद की एक नीति मानते हैं, जबकि लेनिन और उसके अनुयायी खासतौर पर बुखारिन पूंजीवाद और साम्राज्यवाद को ही एक घटना के रूप में मानते हैं। अब लेनिन कहते हैं साम्राज्यवाद पूंजीवाद की एक उच्चतम, विकसित और अंतिम दशा है। उसका कथन है कि पूंजीवाद का अधिकाधिक विकास होने पर क्रमशः एक दूसरे के बाद आने वाली तथा कार्यकरण का संबंध रखने वाली 5 दशाओं से गुजरते हुए पूंजीवाद साम्राज्यवाद का रूप धारण करता है। पूंजीवाद का विकास होने पर इसमें केंद्रीकरण की प्रवृत्ति बढ़ती है।
जैसे विभिन्न उद्योगों के बड़े बड़े संगठन, ट्रस्ट, मूल्य निर्धारक संघ बनने लगते हैं। सारे उद्योग मुट्ठी भर पूंजीपतियों के हाथ में आ जाते हैं। पहले विभिन्न उद्योगों में पूंजीपतियों का एकाधिकार स्थापित हो जाता है। यही स्थिति वित्तीय क्षेत्र में आती है। बैंकों पर भी उद्योगपति नियंत्रण स्थापित कर लेते हैं। पूंजीपति अपने देश में पूंजी लगाने और उद्योग बढ़ाने से संतुष्ट न होकर दूसरे देशों में भी कम पूंजी लगाकर उद्योग स्थापित करने लगते हैं। इस प्रकार पूंजीपति न केवल अपने माल का अपितु पूंजी का भी अन्य देशों में निर्यात करने लगते हैं। इससे 3 बड़े परिणाम होते हैं। पहला, साम्राज्यवाद का विकास। दूसरा, साम्राज्यवाद से युद्ध का भय पैदा होता है, क्योंकि दूसरे देश में पूंजी आप लगाएंगे तो आपस में गुटबंदियाँ और होड़ होंगी। तीसरा, पूंजीवाद के विध्वंस और साम्यवादी क्रांति के मार्ग का पथ प्रशस्त होगा। इस प्रकार के युद्ध में एक अंतर्विरोध पैदा होगा और पूंजीवादी अपने स्वार्थों के लिए लड़ जाने वाले इस युद्ध में मजदूरों को बलि का बकरा बनाएंगे। हिंदू मजदूर जल्दी समझ जाएंगे कि उनका असली शत्रु विदेशी शक्तियाँ नहीं अपितु अपने देश के पूंजीपति हैं। इसलिए वे इसके विरुद्ध विद्रोह करेंगे और पूंजीवाद का अंत कर देंगे। ये सन 1917 में रूस की बोल्शेविक क्रांति में हुआ था। तो आपको ये आज अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन की उपागम में ये दृष्टिकोण समझ में आए होंगे। ये आज का हमारा दूसरा पार्ट था और नेक्स्ट जब हम पढ़ेंगे तो हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के कर्ताओं की बात करेंगे, एक्टर्स। ये एक्टर्स कौन होते हैं और इनकी क्या बड़ी भूमिकाएं होती हैं। वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में जैसे आप भारत चीन के बीच में भी जो तनाव देख रहे हैं, इसमें कुछ एक्टर्स जो हैं अपनी भूमिकाएं निभा रहे हैं और कुछ अपनी भूमिका निभाने की तैयारी में हैं। तो वो कौन है उनकी भी हम चर्चा करेंगे। आशा है आपको ये हमारा चैनल और ये जो टॉपिक है अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।